हेलो एवरीवन। आप अपनी स्क्रीन पर ये पर्टिकुलर वर्ल्ड का, ठीक है, हमारी अर्थ का एक फिगर देख सकते हो। उसमें कुछ कंट्रीज़ हाईलाइटेड हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हो सामने। चाइना है, मंगोलिया है, रशिया है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। तो ये 5 कंट्री, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर यहाँ पर तजिकिस्तान और ये किर्गिस्तान, ये 5 कंट्री मिल करके एक पर्टिकुलर एरिया बनता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ आती हैं। वो 5 कंट्रीज़ ये हैं। इंडिया यहाँ पर है, नेपाल है यहाँ पर, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश, ओके, ये है श्रीलंका, ये म्यांमार, ये थाईलैंड, लाओस, ओके, लाओस हो गया, यहाँ पर नीचे कंबोडिया हो गया। आप ये ब्लू मार्क को देखते चलना, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, और यहाँ पर ये मालदीव्स है, ये ओमान है, यमन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, ईरान, सीरिया, टर्की, यूक्रेन, ओके, अजरबैजान, ओके, तो अर्मेनिया यहाँ पर है कंट्री, जॉर्जिया यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बेलारूस है, ये फिनलैंड है, ये इधर की तरफ स्वीडन है, नॉर्वे है यहाँ पर, ठीक है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर माउंटेन है, ये कैस्पियन सी है यहाँ पर। कैस्पियन सी से यहाँ पर एक माउंटेन है जिसको हम यूरल माउंटेन कहते हैं, और ये यूरल माउंटेन एशिया, ठीक है ना, एशिया और किसको, एशिया को, जैसे ये एशिया हो गया आपका पिंक वाला, ठीक है, ये पूरा पार्ट एशिया का हो गया, पूरा पार्ट एशिया का, पूरा एशिया है, ठीक है, ये एशिया का पार्ट हो गया, ठीक है। जो पिंक से मैंने कवर किया है ये सारा क्या हो गया, एशिया का पार्ट हो गया, जिसमें इंडोनेशिया भी आता है, ठीक है, तो पूरा एशिया का पार्ट हो गया। और अभी जो ग्रीन से होगा ये आपका अफ्रीकन पार्ट है। यहाँ पर इजिप्ट को देख सकते हो पीछे, ये है पूरा आपका अफ्रीका, ठीक है, ये है अफ्रीका। और इसके अलावा एक और हम दिखा देते हैं, ये है यूरोप, ये है यूरोप। तो रशिया और टर्की, ठीक है, ये हो गया, ये पर्टिकुलर पिंक वाला एरिया जो हो गया वो एशिया है, ब्लू वाला जो एरिया है वो आपका यूरोप है, ग्रीन वाला जो एरिया है वो आपका अफ्रीका है। तो ये 3 कॉन्टिनेंट हैं इस पर्टिकुलर फिगर में, तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब आप इसको देख करके हाईलाइट कर सकते हैं। ये विजिबल हो गया आपके सामने कंट्रीज़, और ये है आपकी कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट। कैस्पियन सी मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कैस्पियन सी कहाँ पर है, वो आपको इसमें फिगर में दिख रहा होगा। ये रहा कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी के अलावा, और ये रहा आपका ब्लैक सी, आप देख सकते हो मार्क मैंने कर दिया है। ये रहा ब्लैक सी, ये है कैस्पियन सी, ओके। यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, ये अरेबियन सी है, ये रेड सी है, ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में यहाँ पर अरल सी है, ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशियन है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ मैं ब्लैक जो है मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रेट पड़ता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अगर इंडिया से कोई शिप जाता है, मान लीजिए मुंबई से कोई शिप जा रहा है और उसको कुवैत जाना है, तो वो कुवैत ऐसे होकर के जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर के जाएगा, फिर पर्शियन गल्फ में एंटर करेगा। और ये जो पर्शियन गल्फ है, ठीक है, ये जो पर्शियन गल्फ आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इसी पर्शियन गल्फ के अराउंड कंट्रीज़ लाइक, ये रही कतर, ये है कुवैत, यहाँ पर है बहरीन, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए लिखा हो यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई इस साइड पर है। तो ये पूरा पर्शियन गल्फ, ये पूरा पर्शियन गल्फ पड़ता है, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ पड़ता है, इसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ। यहाँ ये बहुत ज़्यादा बिजीएस्ट एरिया है वर्ल्ड का ट्रेड के हिसाब से। और एज यू नो इन द पास्ट हमने एक पर्टिकुलर हमने इन हिस्ट्री में पढ़ा है, एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन था जिसको हम बोलते हैं
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपका कहाँ था, वो इसके अराउंड था, यहाँ पर था, ईरान इराक के अराउंड। यहाँ पर दो रिवर है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, उसी के अराउंड वो पूरा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बसा हुआ था। तो ये छोटी सी डिटेल थी जो इस पर्टिकुलर फिगर में थी, जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पर्टिकुलर फिगर है आपके सामने, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे देता हूँ। सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि दो लाइन खींची हुई है, क्लिक है, ठीक है, एक लाइन ये रही, तो ये पूरे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक हिस्सा ऊपर है, ये वाला, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसके अलावा एक हिस्सा ये है, इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, तो आप क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, सो ये मिड लैटिट्यूड है जो अर्थ को दो हिस्सों में बराबर डिवाइड करती है। एक हिस्सा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हिस्सा होता है सदर्न हेमिस्फीयर। इस मिड लैटिट्यूड का नाम है इक्वेटर। फिर दूसरी एक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, दूसरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है, सॉरी, वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन ये ऐसे आती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो ये एक लाइन ऐसे आती है जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक पार्ट आपका ये हो गया, इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और एक पार्ट आपका ये हो गया, इसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होती है लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड, then you will answer that India lies in the eastern hemisphere because India is located eastward according to the location of Greenwich, which is in England. And why I have took the name of Greenwich, क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच सिटी जो कि आपकी इंग्लैंड में है, वहाँ से होकर के जाती है। तो आपके मोबाइल फ़ोन में जब आप अपनी वॉच को सही करते हो, उस टाइम को सही करते हो, तो आप देखते हो कि आप उसकी घड़ी को, उस वॉच को आप मैच कराते हो लंदन के वॉच से, और वहाँ पर लिख करके आता है +GMT, उसके बाद दिल्ली लिखा होता है +5, फिर उसके बाद जो है मतलब टाइम दिया होता है, बताया जाता है कि 5 घंटे 30 मिनट की दूरी पर दिल्ली सिचुएटेड है, मतलब इतनी डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट फिगर पे जाते हैं। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, अभी बताया था मैंने, अर्थ हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड हम अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, फिर अब यहाँ पर देखिए, हमारी जो अर्थ है वो माना जाता है कि उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था। सबसे पहले हमारी अर्थ जो है वो ऐसे थी, जिसको हम पैंजिया कहते थे, पैंजिया। उसके बाद ये पैंजिया जो है वो स्प्लिट हुआ, और यहाँ पर देखो ल्यूरेशिया, ठीक है, और गोंडवाना आइलैंड, ये दो आइलैंड बने, और ये थेथिस, ठीक है, यहाँ पर एक सी का नाम लिखा है, थेथिस सी, ठीक है। अभी ये थेथिस सी कहाँ पर है वो अभी देखते हैं। उसके बाद ये पूरे एरिया इस तरह से ब्रेक हुआ है ड्यूरिंग द जुरासिक एरा, 145 मिलियन ईयर्स अगो ये सारे एरियाज जो है वो जिस तरह से ब्रेक होने लगे। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक चीज़, ये जो एरिया आप देख रहे हो ये नॉर्थ अमेरिका, ये एरिया है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ओके, ये है आपका एशिया, इधर है यूरोप, ये है आपका अंटार्कटिका, ये है ऑस्ट्रेलिया, और अभी ये देखते हैं ये क्या है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और इसको चेंज किया गया, फिर यहाँ पर इस तरह से आज हमारे सामने इसका प्रूफ है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक थ्योरी है, ठीक है, जो कि अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक थ्योरी है जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी कॉन्टिनेंट आज आप देख रहे हो, जितने भी कंट्रीज़ आप देख रहे हो, जितने भी आइलैंड आप आज देख रहे हो, वो सारे आइलैंड, वो सारी कंट्रीज़ ये टाइम पर उस जगह पर नहीं थे जहाँ पर वो आज हैं। और ये कैसे हो रहा है वो आप कन्वेक्शन के हिसाब से पढ़ सकते हो, कन्वेक्शन के बारे में जानिए, कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है।
तो कैसे ये प्लेट्स टूटी हैं आपस में, और इसके बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि इस फिगर में, जैसे कि यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में अगर फॉर अ सेकेंड आप देखो, यहाँ पर ये जो साउथ अमेरिका का ये शेप है, अगर इस शेप को हम यहाँ पर लगाएं तो ये शेप इससे मैच करेगा, और इस शेप को यहाँ लगाएं तो ये इससे मैच करेगा। ठीक है, तो ये कुछ पजल्स टाइप में है, पजल शेप में है। और ये आप एरिया देख रहे हो, ये एरिया जाकर के यहाँ पर लगा है और इंडिया बना है। और ये जो थेटिस सी है, ये सी, ठीक है, ये सी वहीं पर है जहाँ पर आज हमारा हिमालय है। ठीक है, मतलब ये इंडिया, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इंडिया का, ये इस पे जाकर के कोलाइड हुआ है। और अगर आपको थोड़ा एग्जाम्पल चाहिए, प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हो, तो आप दो किताब अपने सामने रखो और दोनों किताबों को एक दूसरे के साथ अटैच करो और उसको लड़ाओ। जब आप लड़ाओगे तो वहाँ पर एक छोटा सा माउंटेन बनेगा, माउंटेन जैसा शेप बनेगा। तो उस तरह से ये माउंटेन बने, जिसको हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ओके, सो फर्दर देखते हैं। ये आपका वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये आपका वर्ल्ड मैप है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आप देख सकते हो, विजिबल हैं आपको। कंट्रीज़ लाइक जो भी मैंने आपको बताया ही था, एक जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ठीक है, युगांडा, इथियोपिया, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ये इंडियन ओशियन है, ठीक है, ये इंडियन ओशियन है आपका। और सारे ओशियन भी हम देख लेते हैं, हमने ऑलरेडी कॉन्टिनेंट देख रखे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा हम देख सकते हैं। ये पूरा है आपका अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अंटार्कटिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये है आपका एशिया और यूरोप, और ये है पूरा, ठीक है, ये पूरा आपका, ये पूरा एशिया। तो ऐसे तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो आपका एशिया है। सब सेकेंड नंबर पर है अफ्रीका, थर्ड पर है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पर है साउथ अमेरिका, फिफ्थ पर है अंटार्कटिका, सिक्स्थ पर है यूरोप, एंड लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये रहा आपका साइज कॉन्टिनेंट्स का। ग्रीन में देख सकते हो आपका, ये रहा एशिया, ठीक है, ये रहा अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके पूरे कॉन्टिनेंट्स बटे हुए हैं। और मैंने ये जो सीक्वेंस वाइज बताया है क्रोनोलॉजी में बताया है, सबसे बड़े से सबसे छोटे। तो यहाँ पर देखिए एशिया का मैप दिया हुआ है, एशिया का मैप आप विजिबली देख सकते हो आराम से, ठीक है, आराम से ये विजिबल है आपको। रशिया ये रहा, मंगोलिया, चाइना, ठीक है, इंडिया, कजाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, जापान यहाँ है, फिलीपींस, ये है इंडोनेशिया, ठीक है, ये रहा आपका कोरिया, कोरिया एरिया है, ये साउथ कोरिया है, और ये ग्रीन वाला नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, ये रहा आपका पाकिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान, ये ग्रीन वाला उज़्बेकिस्तान है। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इज़ इट नॉट क्लियर, सो लेट्स मूव फर्दर। ये है अफ्रीका, जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया था, इसके बाद अफ्रीका है। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, और अफ्रीका बहुत ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर आप अल्जीरिया देख सकते हो, इजिप्ट के पिरामिड बहुत फेमस हैं, लीबिया है ये, यहाँ पर ट्यूनीशिया है, ये मोरक्को है, ठीक है, और माली है इधर, ठीक है। उसके अलावा और भी फेमस कंट्री हैं, यहाँ पर कॉन्गो है, कॉन्गो से आपकी इक्वेटर होकर के जाती है, और पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौता यही एक कॉन्टिनेंट है जिससे सारी ट्रॉपिक्स, जिससे सारी लैटिट्यूड मेजर लैटिट्यूड्स होकर के जाती हैं। और अफ्रीका बहुत सारी चीज़ों की जाना जाता है, स्पेशली स्पीशीज़ के लिए, फ्लोरा एंड फौनास के लिए, जिसमें बहुत सारे अच्छे फ्लोरा एंड फौनास मिलते हैं। और मेडागास्कर भी बहुत फेमस है, यहाँ पर मेडागास्कर है, ये मोज़ाम्बिक्यू है, ये ज़िम्बाब्वे है, ये ज़ाम्बिया है, ठीक है, ये नमीबिया है, नमीबिया बहुत ज़्यादा फेमस है। और अभी कुछ टाइम पहले ही नमीबिया से इंडिया ने
वहाँ से बहुत सारे चीतास को मंगाया था, जो फ़िलहाल आपका क्यूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पर रखे गए हैं। और यहाँ है नमीबिया, ये रहा, ठीक है। एंगोला है यहाँ पर, ठीक है। तंजानिया ये रहा कीनिया, ये है युगांडा, ये साउथ सूडान, ये नॉर्थ सूडान, ओके। ये है यूथोपिया, ये है सोमालिया। यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है, ये देखिए, ये है जिबूती, इसको बोलते हैं जिबूती। इसका स्पेलिंग है DJBOUTI। इसमें जो डी है, इसमें ये जो डी है वो आपका साइलेंट है, तो इसको हम बोलते हैं जिबूती। ये पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं जो आपकी यहाँ पर सिचुएटेड है। और उसके अलावा यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हो जो विजिबल है आपको, वो है ये मेडिटेरियन सी, ठीक है। मेडिटेरियन सी जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। ये है आपका एशिया और ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। फर्दर अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपके सामने दो कॉन्टिनेंट एक साथ, एक है आपका नॉर्थ अमेरिका, एज यू नो, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका। फर्दर अगर हम देखें इसमें कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका में, जैसे ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। इसके अराउंड ओशन कौन कौन से हैं? ये है अटलांटिक ओशन और ये है पैसिफिक ओशन। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये साउथ पैसिफिक ओशन, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन और ये साउथ अटलांटिक ओशन। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है कैरेबियन सी, ठीक है। अभी और इसमें चीज़ें देखते हैं। ये है आपका एरिया, ये है पनामा, यहाँ पर लिखा है एक यहाँ पर पनामा, ये रहा पनामा। यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। अगर आप एक सेकेंड भर के लिए आप ये देखो, ये कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट आपको देखो यहाँ पर, ये है कनाडा, मतलब सॉरी, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। अब मान लो कि किसी को शिप लेकर के नॉर्थ पैसिफिक ओशन जाना है, ओके, नॉर्थ पैसिफिक ओशन या पैसिफिक ओशन में जाना है अटलांटिक ओशन से। अब उसको शिप लेकर के जाना है, तो आप ज़रा ध्यान दो, अगर कोई यूरोप से शिप लेकर के आ रहा है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, लाइक फॉर एग्जांपल हम इंग्लैंड से वो शिप लेकर के आते हैं, रशिया से शिप लेकर के आते हैं, तो अगर वो शिप लेकर के आ रहा है तो उसको पूरा ऐसे क्रॉस करके यहाँ पर जाना पड़ेगा पैसिफिक ओशन की। तो ये कितना लंबा डिस्टेंस हो गया, आप देखो। इस डिस्टेंस को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? इस शिप को हम ऐसे लेकर के आते हैं यहाँ से, अब ये कितना शॉर्ट डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर ये पनामा के पास एक कैनाल है, इसको हम पनामा कैनाल कहते हैं, और ये वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट में से एक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और कंट्री देख सकते हो, क्यूबा, ये रही क्यूबा, ठीक है। क्यूबा एक मुस्लिम कंट्री है। उसके अलावा इसमें जो है बहुत फेमस है ये, इसको शुगर बाउल भी कहते हैं, और यहाँ पे बीट रूट से, जिसको हिंदी में चुकंदर कहते हैं, उसका यूज़ करके शुगर बनाई जाती है। एंड एज यू नो शुगर, व्हाट इज़ शुगर, ओके। उसके अलावा कंट्रीज़ इसमें कौन कौन सी, वो भी हम देख लेते हैं। ये रही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कनाडा है, मैक्सिको, ठीक है। और फिर उसके अलावा ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, ठीक है। यहाँ इक्वाडोर हो गया, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ है इसमें, जो मेन है मैंने वो आपको बता दी हैं। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ वो भी यहीं पर ही है, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ भी यहीं पर ही है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर आप बहामास एक है, आइलैंड है, आइलैंड एरियाज़ है बहामास, वो आप देख सकते हो, ठीक है। ग्वाटेमाला यहाँ पर है, ठीक है। ये रहा ग्वाटेमाला। ये है कोस्टा रिका, एक पर्टिकुलर सिंगर है बैड बनी, ठीक है, वो कोस्टा रिका के ही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ओशियन है, वो देख लीजिए। ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास है, मतलब ये इसका हिस्सा जो है डेनमार्क के पास है। यहाँ आर्कटिक ओशन है, ठीक है। ये बैफिन बे है, ये डेविस स्ट्रेट है, लैब्राडोर सी है, हडसन बे है, बीफोर्ड सी है, ठीक है। यहाँ ग्रीनलैंड सी है, यहाँ डेनमार्क स्ट्रेट है। और एक और चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता दूँ, दो तीन चीज़ है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ये है बैरिंग स्ट्रेट,
बैरिंग सी, यहाँ पर है बैरिंग स्ट्रेट। और ये पर्टिकुलर आप प्लेस देखो, ये जो प्लेस है इसको बोलते हैं अलास्का, जिसको मैंने ब्लैक से हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, ये ब्लैक से हाईलाइट है। और यहाँ पर देखो ये है रशिया, ठीक है, हमारी अर्थ गोल है, तो इधर से रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों के बीच में एक यहाँ पर बैरिंग स्ट्रेट है। यहाँ पर देखो छोटा सा है, वहाँ पर लिखा हुआ है बैरिंग स्ट्रेट, ठीक है। अगर इसमें विजिबल नहीं है तो आप नेट से एक अलग मैप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपके पास मैप है तो आप उसमें देख लो। यहाँ पर एक छोटा सा लिखा हुआ है बैरिंग स्ट्रेट, ये लिखा है बैरिंग स्ट्रेट। ये बैरिंग स्ट्रेट रशिया और अमेरिका को अलग अलग करता है। और एक फैक्ट की बात बताऊँ, ये जो पर्टिकुलर लैंड है, ये जो जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर लैंड है, ये लैंड ये पहले रशिया की थी। रशिया ने, इस कंट्री ने, रशिया ने ये अमेरिका को बेची और बाद में ये पर्टिकुलर एरिया अमेरिका के पास आ गया, ठीक है, जिसको आज हम अलास्का के नाम से जानते हैं। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ से एक पानी की धारा निकलती है जिसको हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। अगर आप देखना चाहो नेट पे तो आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। गर्म धारा होती है, गर्म पानी की धारा होती है। इसके अलावा यहाँ पर है लेब्राडोर, ये लेब्राडोर सी जो है वो ऊपर आर्टिक के पास से आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिक है। और आर्टिक ओशन कैसा है वो आप जानते हो, तो यहाँ का जो पानी होगा वो कैसा होगा, ठंडा होगा पानी। यहाँ का पानी कैसा होगा, ठंडा पानी होगा। तो ये ठंडा पानी मतलब कोल्ड वाटर, कोल्ड करंट यहाँ से ऐसे आता है और यहाँ से वार्म करंट जाता है। और यहाँ पर एक वार्म और थोड़ा ऊपर, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, अगर एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो कहाँ पे, यहाँ से लेब्राडोर सी, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पर एक फ़िश बैंक बनता है, ठीक है। पूरी दुनिया में 3 जगह पर फ़िश बैंक बनता है। और फ़िश बैंक क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ से कोल्ड करंट आ रहा है, यहाँ से वार्म करंट आ रहा है, और ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा फॉगी एरिया होता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, जिनको खाने के लिए यहाँ पर फ़िशेस आती हैं। फ़िशेस आती हैं तो जाहिर सी बात है, अगर फ़िश वहाँ पर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर फिशरीज़ अच्छी हो सकती हैं। यहाँ पर मछुआरे फ़िश को मारने के लिए जाते हैं, तो इसीलिए एक पर्टिकुलर जो है फ़िश बैंक जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पर लोकेटेड है, कनाडा के पास। उसके अलावा एक फ़िश बैंक वो यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर, क्योंकि नीचे अंटार्कटिका है और इधर, ठीक है, इधर की साइड में यहाँ पर इक्वेटर है। इक्वेटर के पास से गर्म पानी आता है और यहाँ से नीचे से कोल्ड वाटर, कोल्ड करंट जाता है, और जहाँ पर ये मिलते हैं वहाँ पर एक अच्छा फिशिंग एरिया बनता है। जैसे कि ऊपर बन रहा था वैसे यहाँ पर बनता है, और इसको हम एक अच्छा फिश बैंक भी बना सकते हैं जो कि अर्जेंटीना में लोकेटेड, ठीक है। और साउथ अमेरिका एक और चीज़ के लिए, वन ऑफ द थिंग जिसके लिए वो फेमस है वो है अमेज़ॉन का जंगल, अमेज़ॉन या रिवर, ठीक है, वो पूरे इतने एरिया में फैली हुई है, काफ़ी बड़ी रिवर है, काफ़ी बड़ा एरिया। एक और चीज़ है जिसके लिए वो जाना जाता है, जिसके लिए अमेज़ॉन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है एनाकोंडा, ठीक है। एनाकोंडा यहाँ पर पाया जाता है। एनाकोंडा यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें आपका अमेज़ॉन रिवर में और अमेज़ॉन फॉरेस्ट में। ये है नॉर्थ अमेरिका की पिक जो आप देख सकते हो। ग्रीनलैंड देखो वाइट से दिखाया गया क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ होती है, पूरा एरिया बर्फ़ से ढका हुआ है। इवन अलास्का में भी हल्का फुल्का बर्फ़ दिखाया गया है, ठीक है ना, बर्फीला एरिया दिखाया गया है। फिर उसके बाद ये है आपका फिगर इसका साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका भी आप देख सकते हो, ठीक है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ठीक है, पेरू भी इसी में ही है कंट्री, बोलीविया, ब्राज़ील, ये सारा एरिया जो है वो आपका। और यहाँ पे देखो अमेज़ॉन बायोम, ठीक है, बायोम लिखा हुआ है। ये एक छोटा सा मैप और है, ब्राज़ील, बोलीविया, पैराग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गिनिया, ठीक है, ऐसे करके सारी कंट्रीज़ यहाँ पर दी गई हैं। ये है नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो कि है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका साउथ पोल पर है, मतलब अगर आप पूरा वर्ल्ड में, पूरा अर्थ का आप ग्लोब देखो, अर्थ देखो, तो उसके साउथ में एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है जिसको हम अंटार्कटिका कहते हैं। अंटार्कटिका देखो एकदम साउथ पोल में लोकेटेड है, और किस शेप में है वो यहाँ पर दिख रहा है। अंटार्कटिका के ऊपर बहुत सारी कंट्रियों ने कब्जा कर रखा है। कब्जा क्या कर रखा है, मतलब उस पर जा करके रिसर्च करते हैं,
इंडिया के भी काफ़ी ज़्यादा स्टेशंस वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे मैत्री हो गया और जो है दक्षिण गंगा हो गया, तो ये ऐसे करके स्टेशन। और अभी हाल में ही एक स्टेशन और इंडिया ने वहाँ पर सेटअप किया है। अंटार्कटिका ही वो प्लेस है जहाँ पर हमने पहली बार जो है ओजोन लेयर में होल देखा था, ठीक है। और अंटार्कटिका साउथ में है, यहाँ साउथ पोल में है, यहाँ पर सन की रेज़ बहुत रेयर पहुँचती हैं, बहुत रेयर है सन की रेज़। तो अगर जहाँ पर सन की रेज़ नहीं पहुँच रही है वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पर रहने लायक सिचुएशन नहीं है और नॉर्मल इंसान के रहने लायक सिचुएशन नहीं है। अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अच्छी इक्विपमेंट के साथ ही आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। और किस किस ओशियन से ये पर्टिकुलर देखो अंटार्कटिका घिरा हुआ है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, ये सदर्न ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये मिडल सी है, ये सदर्न ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये रोज सी है, ठीक है। ये तस्मानिया है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, ये न्यूजीलैंड, फिर ये अफ्रीका है, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है मेडागास्कर, और यहाँ ऊपर है हमारी कंट्री, हमारी प्यारी कंट्री इंडिया, ठीक है ना, हमारा प्यारा भारत, वो यहाँ पर। तो ऐसे करके अंटार्कटिका पूरी तरह से सराउंडेड है डिफरेंट कंट्री डिफरेंट ओशियन से। अगर अंटार्कटिका को और अच्छे से जानना है तो ये देखिए अंटार्कटिका में आपको कैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पेंगुइन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये कुछ पर्टिकुलर फिगर हैं, इमेजेस हैं जो आपको अंटार्कटिका में देखने को मिल सकती हैं। ये बहुत खूबसूरत आइलैंड है, बहुत खूबसूरत कॉन्टिनेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप एज यू नो यूरोप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री for a student of class 9th and 10th, especially also for the class student who is studying in class 11, as they have to deal with certain things that are present in their book. तो यूरोप एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है जो कि 6th प्लेस पर आता है एज पर द एरिया इज कंसर्न। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं आप देख सकते हो, और इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड है, ठीक है, जर्मनी है, पोलैंड है, बेलारूस है, यहाँ पर है लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये बाल्टिक सी है, ये नॉर्थ सी है, ठीक है। फिर आपका है ये स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, रोमेनिया है, हंगरी है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। फिर उसके अलावा सर्बिया है, बुल्गारिया है, ठीक, यूक्रेन है। एज यू नो यूक्रेन इज़ अ वेरी फेमस कंट्री एज ऑफ राइट नाउ ड्यू टू द वॉर दैट इज़ गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, ये ब्लैक सी है, ठीक है। और थोड़ा हम क्लोज जाते हैं, ये है स्विट्ज़रलैंड, ये है बेल्जियम, ये है नीदरलैंड, यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है लग्जमबर्ग, ये है एंडोरा, बहुत छोटी सी कंट्री है, ठीक है। इसमें लगभग 50 के अराउंड कंट्री है, 50 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कंट्रीज़ बनी हुई हैं। ये रहा डेनमार्क, अभी मैंने ऊपर दिखाया था कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है, उसको डेनमार्क ओन करता है। तो डेनमार्क एक्चुअल में कंट्री यहाँ पर है और उस आइलैंड को इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 50 के अराउंड कंट्रीज़ हैं। और देखने के लिए क्या है यहाँ पर, जो हमें इसमें सबसे मेन कंट्री जो पढ़नी है, जो हमें जाननी है, वो है आपके अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स दैट यू विल हैव टू स्टडी इन क्लास 9 और 10। उसमें एक फ्रांस है, जर्मनी, इटली, ठीक है, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड, ठीक है, ये सारी कंट्री है, ऑस्ट्रिया, ये सारी कंट्री है जहाँ पर रेवोल्यूशंस हुए हैं, काफ़ी अच्छे रेवोल्यूशंस हुए हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें जो डोमिनेटेड कंट्री थी जिसकी वजह से पूरे यूरोप के ऊपर हमेशा असर पड़ा है उसके इवेंट की वजह से, वो है फ्रांस, जहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। ओके, सो वी विल गेट टू नो अबाउट यूरोप इन जस्ट अ मोमेंट। ये रहा यूरोप दोबारा से। अभी यहाँ पर यूरोप को आप अच्छे से देख लीजिए, ये है एशिया, ठीक है। अगर यूरोप और एशिया को हम जोड़ दें तो यूरेशिया बनता है एक कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं यूरेशिया, जिसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, यूरोप प्लस एशिया, तो यूरेशिया, ऐसे करके यूरेशिया बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ज़रा देखिए, यहाँ है रेड सी, ठीक है, ये है रेड सी, और ये है इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को,
इधर ये जितनी कंट्रीज मैंने बताई हैं, इजिप्ट हो गई, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये सारी कंट्रियाँ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं। और उसके अलावा यहाँ पर है जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, टर्की, ठीक है। ये कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया की कंट्रीज़ हैं। और यहाँ एक और कंट्री है जिसको कंट्री मानने को मतलब नहीं है, ये है इज़राइल, ठीक है। और ये सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर एशिया, ठीक है, एशिया में। और उसके बाद ये है पूरा आपका यूरोप। यूरोप में ये रहा स्पेन, अभी मैंने बताया था ऊपर, अगर आपको विजिबल नहीं है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप ऊपर से एक बार मैच करा सकते हो। ये है आपका फ्रांस, ये है इटली, इधर एक माल्टा कंट्री है, ठीक है। फिर इधर जो है ग्रीस है, ठीक है, सर्बिया है, ये है एक छोटी सी कंट्री सिप्रस यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं इसको कट करूँगा तो आपको दिख जाएगा। अब जरा हम देखते हैं रेड सी, ये है आपका रेड सी, ठीक है। और रेड सी में अगर आप थोड़ा इसको जूम करके दिखाते हैं, ये रेड सी है, ठीक है। रेड सी में ये जो पर्टिकुलर एरिया पड़ रहा है इसको हम पेनिनसुला कहते हैं, इसका नाम है सिनाई पेनिनसुला, ओके, बोलते हैं क्या, सिनाई पेनिनसुला। अब सिनाई पेनिनसुला से के बगल से ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ से एक कनाल बनाई गई है, उस कनाल को हम बोलते हैं स्विस कनाल। तो यहाँ रेड सी से आप होते हुए स्विस कनाल से एंटर होते हुए मेडिटेरियन सी में जा सकते हो। और अगर आप मेडिटेरियन सी पहुँच जा रहे हो तो आपका जो डिस्टेंस है अपना यूरोप को कवर करने का, वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट हो जाने का मतलब क्या है, अगर यहाँ से आप रेड सी से होते हुए स्विस कनाल से होते हुए मेडिटेरियन सी जा रहे हो तो इटली जा सकते हो, फ्रांस जा सकते हो, स्पेन जा सकते हो। फिर यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये देखो लिखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से आप कहाँ एंटर कर सकते हो, अटलांटिक ओशन में। ये देखिए यहाँ से अटलांटिक ओशन, ये रहा अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिससे आप अपनी डिस्टेंस को, अपनी ट्रैवल डिस्टेंस को बहुत शॉर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ शॉर्ट करने की बात क्यों की, वो जस्ट एज ए मोमेंट मैं बताता हूँ। ये पर्टिकुलर इमेज देखिए, जब पहली बार, ठीक है ना, यहाँ ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, लिखा हुआ वास्को डी गामा फर्स्ट व्यूज टू इंडिया इन 1497 टू 1499। जब रिनेसा आया, रिनेसांस, ठीक है, कहाँ, यूरोप में, तो लोगों के बीच में, वहाँ पर कंट्रीज़ के बीच में होड़ लग गई कि सबसे पहले इंडिया कौन जाएगा, इंडिया कौन पहुँचेगा। पहले यूरोपियंस इंडिया जब आते थे तो वो ऐसे आते थे, यहाँ पर इस्तांबुल पड़ता है, यहाँ से क्रॉस होकर के आराम से इंडिया आ जाते हैं, और इंडियंस यहाँ से अपना सामान लेकर के आराम से यूरोप पहुँच जाते हैं। अब अगर इसको थोड़ा ब्रीफली समझने की कोशिश करें तो ये आप कैस्पियन सी देख रहे हो, ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी। यही जो एरिया है ये ट्रैवल करने के लायक है, यहाँ पर पड़ता है इस्तांबुल, ठीक है, पुराना नाम इसका था कॉन्स्टेंटिनोपल। यही एक एरिया है जहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हो। बाकी ये जो एरिया है ऊपर का, ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है ना, माउंटेन्स हैं यहाँ पर बड़े बड़े, जहाँ से आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो यही एक एरिया था जहाँ से आप ट्रैवल, मतलब इंडिया से यूरोप, यूरोप से इंडिया जा सकते हैं। बाद में क्या हुआ कि 1453 में जब मुस्लिम्स एम्पायर और ज़्यादा इवॉल्व हुआ और ज़्यादा बड़ा हुआ, तो वो मुस्लिम एम्पायर पूरे एरिया पे कवर करने लगा, पूरे एरिया पे कवर करने लगा। तो ये एरिया कवर हो गया उसका, ठीक है ना, अरेबियन पेनिनसुला, ये एरिया कवर हो गया, ये एरिया कवर हो गया, उन्होंने ये भी एरिया को कवर कर लिया, कब्जा कर लिया, इस एरिया को पूरा कब्जा करा, ठीक है। यहाँ पर पूरा कब्जा, इवन वो इंडिया में भी मौजूद थे मुगल्स, ठीक है। इवन अगर मुगल्स नहीं मौजूद थे तो दिल्ली सल्तनत उस वक्त मौजूद था, एज पर द एज दैट इज गिवन टू अस इन दिस पर्टिकुलर फिगर अबाउट द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा, who came to India in 1498 and how he did came to India in 1498, वो भी हम देखते हैं। इस पर्टिकुलर फिगर में आप देखो, यहाँ पर रेड लाइन दी गई है, रेड कलर से एक लाइन खींची हुई है, क्लिक है। ये लिस्बन है, पुर्तगाल, यहाँ का रहने वाला था वास्को डी गामा। यहाँ से वो इस तरह से निकलता है, ठीक है, ये केप ऑफ गुड होप है, जहाँ पर मैंने पॉइंट रोका है, लिखा हुआ है केप ऑफ गुड होप। यहाँ से ये घूमता है, यहाँ पर एक कोई गुजराती व्यापारी उससे मिलता है, वो गुजराती व्यापारी उसको लेकर के आकर के यहाँ कैलीकट पर, जहाँ पर वो उतरता है, ठीक है। यहाँ पर वहाँ राजा रहता है, एक राजा रहता है वहाँ पर, जिसको वहाँ पर जैमुरिन कहते हैं। वो उसका वेलकम करता है, उसको ट्रीट करता है, उसको काफ़ी दिन तक अपने साथ रखकर अपने कोर्ट में रखता है, और फिर बाद में उसको बहुत सारा गिफ्ट दे करके इसी रास्ते वो
वापस कहाँ भेज देता है, पुर्तगाल। अब जब वो वास्को डी गामा गिफ्ट लेकर के वापस पुर्तगाल जाता है तो जाहिर सी बात है गिफ्ट की वैल्यू मेरे लिए क्या होती है, ज़ीरो। अगर मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसमें मेरा ज़ीरो पैसा खर्चा हुआ है, ठीक है, ज़ीरो पैसा उसमें एक्सपेंड हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे लिए ज़ीरो वैल्यू रखता है एज़ पर द वैल्यू इज़ कंसर्न। और अगर मैं उस गिफ्ट को बाहर सेल करूँगा तो जितना भी प्रॉफिट मुझे होगा वो मेरे लिए प्रॉफिट ही कहलाएगा, वो पूरा प्रॉफिट मेरे पास ही रहेगा, उसमें मुझे कुछ भी स्पेंड नहीं करना। तो जब वास्को डी गामा ने उस पर्टिकुलर गिफ्ट को यूरोप में सेल किया तो उसको 60 टाइम बेनिफिट हुआ उस पर्टिकुलर गिफ्ट को सेल करने से। तो वो जान गया कि अगर मुझे बेनिफिट और कमाना है तो मुझे वापस इंडिया जाना पड़ेगा और वहाँ पर कब्ज़ा करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट टाइम फिर वापस आता है, इस बार आर्मी लेकर के आता है और इसके एरिया के ऊपर, इंडिया के एरिया के ऊपर कब्ज़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं से यूरोपियंस का इंडिया में आने का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहला यूरोपियन जो इंडिया आया था वो था वास्को डी गामा। सबसे पहली यूरोपियन कंट्री जो इंडिया आई थी वो थी पुर्तगाल। ओके, तो ये आए थे 1498 में। इफ समवन आस्क यू कि इंडिया में पहले कौन आया, मुगल्स या यूरोपियन, तो आपका आंसर होगा यूरोपियन। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया में सबसे पहले कौन आया, मुगल्स या ब्रिटिशर्स, तो आप कहेंगे मुगल्स। ओके, तो ये है इसका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम स्विस कैनाल के बारे में जानते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि जब वास्को डी गामा इंडिया आया तो उसको कितना ट्रैवल करना पड़ा, पूरा वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट घूम करके आया इंडिया, ठीक है, जबकि उसको एक रास्ता और नहीं पता था, वो यहाँ से आ सकता था लेकिन इस एरिया पे मुस्लिम्स का कब्जा था। लेकिन लेटर जब जो है मुस्लिम एम्पायर वीक पड़ा तो इन्होंने एक नया रास्ता निकाला। और वो नया रास्ता क्या था, पुर्तगाल से निकल के यहाँ से स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए मेडिटेरियन सी से होते हुए यहाँ पर स्विस कैनाल सेंटर यहाँ पर हुए रेड सी में फिर यहाँ से स्टेट ऑफ एक स्टेट है जिसको बोलते हैं बाबल मंदिर, ठीक है, ये बाबल मंदिर से एंटर होकर के ये अरेबियन सी और ये पहुँच गए इंडिया। अब आप खुद देखो जो कि डिस्टेंस इतनी बड़ी थी, ठीक है, एक डिस्टेंस आपकी यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस देख रहे हो एक, और एक डिस्टेंस आपकी यहाँ है। दोनों डिस्टेंस में सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सी है, तो ये वाली है। तो जैसे ही ये डिस्टेंस ओपन हुई तो लोगों ने इधर से अपने ट्रैवल को इजीली करना स्टार्ट कर दिया। और ये स्विस कैनाल ओपन कब हुई थी, वो आप मेंशन कर सकते हो 1869, इस पर्टिकुलर ईयर में स्विस कैनाल ओपन हुई थी। ओके, अब इसमें हम लास्ट में मतलब एक अभी मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। तो इस पर्टिकुलर फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ्रांस की कंट्री को दिखाया गया है। फ्रांस ये है, इसकी कैपिटल है पेरिस, ठीक है, फ्रांस कंट्री ये है और ये इसकी कैपिटल है क्या, पेरिस। पेरिस कैपिटल है और इसकी कंट्रीज़ ये किस किस कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर एक कंट्री है जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करती है जिसको हम बोलते हैं बेल्जियम, ये रही बेल्जियम। दूसरी कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है वो है जर्मनी, यहाँ पर देखिए ये जर्मनी के साथ। तीसरी कंट्री है लग्जमबर्ग, यहाँ पर है लग्जमबर्ग, जहाँ ब्लैक से मैंने पॉइंट कर रहा हूँ वो आप देखते रहिएगा। चौथी कंट्री है आपकी स्पेन, ये रहा स्पेन, ठीक है। पांचवी कंट्री है आपकी इटली, ये रही इटली, ठीक है। उसके अलावा कंट्री है एंडोरा, एंडोरा यहाँ पर आप देखो छोटी सी कंट्री एकदम यहाँ पर, इसको लैंड लॉक कंट्री कहेंगे क्योंकि ये दो कंट्रीज़ के बीच में लॉक्ड है, इसका कोई ओशियन नहीं है। इधर फ्रांस है इधर स्पेन है, उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये लॉक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। और उसके अलावा एक और कंट्री है जो इसके पास में है वो भी लैंड लॉक्ड है, वो है स्विट्ज़रलैंड। इधर है इटली, इधर है जर्मनी और ये है फ्रांस। इन तीन कंट्रीज़ के बीच में ये लॉक्ड है, ठीक है, ये कहीं इधर उधर इनका कोई कोस्ट नहीं है, तो ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में दो कंट्रीज है जो लैंड लॉक है, लाइक फॉर एग्जांपल नेपाल एंड भूटान। उसके अलावा ये मैरीटाइम बाउंड्री है, ठीक है, ये है यूनाइटेड किंगडम। आप जानते हो यूनाइटेड किंगडम एज यू नो, इंग्लैंड, लंदन वेरी फेमस है, लंदन लिखा हुआ भी है यहाँ पर। तो ये एक मैरीटाइम बाउंड्री है फ्रांस की। और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हमने फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में देखा, इवन दे हैव फॉट
फॉर 100 ईयर्स। इन्होंने 100 साल तक लड़ाई की। अब 100 साल लड़ाई करने का मतलब ये नहीं कि बस सोचना है कि हर एक दिन ये हर एक मोमेंट लड़ाई करते थे। 100 साल मतलब इनके बीच में एक अनबन थी जो 100 साल तक चली थी। लाइक फॉर एग्जांपल अभी देखिए रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, ठीक है, वो 2022 में फरवरी में स्टार्ट हुई, अभी भी चल रही, 2024 चल रहा है। तो इतने साल तक वो वॉर कंटिन्यूसली चल रही है, मतलब हर रोज़ वो लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पर सिचुएशन वॉर लाइक बनी है। कब कौन सी कंट्री किसके ऊपर हमला करते हैं ये पता नहीं, तो वो वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, तो उस तरह से वॉर होती है। तो यहाँ पर भी 100 ईयर्स वॉर हुए, मतलब इनके बीच में 100 साल तक इश्यूज़ थे जो एक दूसरे को ये जो है हमेशा लड़ते थे। एक्सेप्ट फॉर दैट ये एक इंग्लिश चैनल है, ये है नॉर्थ सी, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करने का काम जो करता है स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है ना। स्ट्रेट ऑफ डोवर यहाँ पर देखिए शॉर्ट में छोटा सा लिखा है, ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ डोवर। उसके अलावा यहाँ पर एक और बे है, यह है बे ऑफ बिस्के, ठीक है। उसके अलावा यहाँ मेडिटेरियन सी है, गल्फ ऑफ लायन है यहाँ पर। ऐसे करके फ्रांस जो है वो इतने सारे एरियाज से घिरा हुआ है। एंड डू यू नो व्हाट इज़ फ्रांस फेमस फॉर? आई हैव गिवन द फिगर इन दिस पर्टिकुलर PDF। यहाँ पर देखिए फ्रांस इज़ फेमस फॉर एफिल टावर। यहाँ पर एफिल टावर बना हुआ है, दिखा हुआ है फोटो में। तो फ्रांस आप जानते हो एफिल टावर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और एफिल टावर कहाँ पर है? वो है पेरिस में। यहाँ पर एक और छोटी सी फ़ोटो है जिसमें फ्रांस के बारे में दिया गया है, दिखाया गया है। तो ये था आपके इस पर्टिकुलर PDF के लिए। बाकी इसमें और कुछ आपको जानना होगा तो मैं बताऊँगा। एज रिटन इन द पर्टिकुलर फिगर, चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर माइंडसेट। अपने शब्दों को बदलिए, अपने माइंडसेट को बदलिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई गिव अप, आई मेड मिस्टेक्स, दिस इज़ टू हार्ड, इट इज़ गुड इनफ, आई कैंट रीड, आई कैंट मेक दिस एनी बेटर, आई एम नॉट गुड एट दिस। ये है आपकी सोच, इसको आप बदल कैसे सकते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट एम आई मिसिंग, पता करो कि क्या नहीं समझ पा रहे हो। आई गिव अप, मैं बहुत जल्दी हार मान जाता हूँ। आई विल ट्राई समथिंग न्यू, आई हैव लर्न, मैं कुछ नया सीखने की कोशिश करूँगा। आई मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक्स हेल्प मी इम्प्रूव, मिस्टेक्स जो है वो मुझे सुधारती हैं। दिस इज़ टू हार्ड, दिस मे टेक सम टाइम्स एंड एफर्ट, इसमें शायद समय लग सकता है और एफर्ट भी चाहिए, ठीक है। इट इज़ गुड इनफ, इज़ दिस रियली माई बेस्ट वर्क, क्या तुम उतने में ही सेटिस्फाई हो? क्या तुम उससे बेहतर नहीं करना चाहते? आई कैंट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। आई एम गोइंग टू ट्रेन माई ब्रेन टू इन रीडिंग, मैं अपने ब्रेन को, अपने आप को हैबिचुअल बनाऊंगा कि मैं रीड कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ से हार नहीं मानूंगा। आई कैंट मेक दिस एनी बेटर, आई कैन ऑलवेज इम्प्रूव, आई विल कीप ट्राइंग, मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता रहूँगा। आई एम नॉट गुड एट दिस, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ आपकी सोच जो आपको कह रही है कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आपकी एक अलग सोच है, पॉजिटिव सोच जो कह रही है कि यही आपके लिए सही मौका है, ठीक है। दीज आर द माइंडसेट दैट यू नीड टू हैव इफ़ यू आर रियली वांट टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ। ओके, सो टिल देन हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।